नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम लेकर आए हैं वास्तविक कक्षा 10 का जो पहला अध्याय था वास्तविक संख्याएं, उसका हमने एक पार्ट देख लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको समझा होगा, देखा होगा। तो उसके बाद जो आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो भाग छूट गया है उसको इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर आज हम एक महत्वपूर्ण चीज को समझने वाले हैं कि कोई अपरिमेय संख्या होती है, उसको अपन कैसे सिद्ध करेंगे कि वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैंने जो संख्या ली है कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह फैक्ट है, यह सत्य है कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसको अपने को सिद्ध करके बताना होगा कि यह करणी 3 अपरिमेय संख्या क्यों है। तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूँ कि कैसे इस तरह से जो अपरिमेय संख्या आती है उसको सिद्ध किया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, यह है प्रूफ लिखा हुआ है। प्रूफ का मतलब होता है उपपत्ति, यानी कि हम सिद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज लिख रखी है कि माना कि करणी 3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि जिस चीज को आप सिद्ध करने वाले हो कि वह अपरिमेय संख्या है, तो उसका उल्टा मान के अपने को चलना है। यानी कि माना कि करणी 3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम करणी 3 को एक परिमेय संख्या मानकर चल रहे हैं। जब हम मानकर चल रहे हैं जो चीज, अगर उससे परिणाम अपने को गलत प्राप्त होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि हमने जो माना था वह गलत था। यानी कि आप किसी चौराहे पर जाते हो और वहां खड़े रहते हो और आपको रास्ते का पता नहीं होता है कि आपका रास्ता क्या था, और यदि आपको किसी ने गलत रास्ता बता दिया है तो आपको गलत मंजिल मिलती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो आपने रास्ता, जो जिसने आपको रास्ता बताया था, इसका अर्थ है उसने गलत बताया था। तो यहाँ पर हम उल्टा मान कर चल रहे हैं। अगर उल्टा मानने से उल्टा परिणाम आता है तो इसका अर्थ रहेगा कि ये माना गया गलत है, फिर ये गलत है तो फिर ये सही है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर गणितीय रूप में सिद्ध करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये करणी 3 एक परिमेय संख्या है। जैसे हम किसी चीज को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसका रूप कुछ इस तरह का होता है, a बटे बी या फिर p बटे क्यू। तो हमने यहाँ पे a बटे बी लिखा है, और जो a बटे बी होता है वो a और b पूर्णांक होते हैं, और नीचे वाला यानी कि जो हर होता है b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि a व b सहअभाज्य संख्या है, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वह सहअभाज्य संख्या के रूप में ही लिखते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि उसमें, उन संख्याओं में कोई भी एक के अलावा कोई भी उनका गुणनखंड नहीं होता, यानी कि एक के अलावा दोनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। इस रूप में हम उस संख्या को लिखते हैं हमेशा। तो इसलिए मैंने इसको a और b को सहअभाज्य संख्या बता दिया है। तो इस तरीके से अपने को मान लेना है, यानी कि जो चीज मानी थी परिमेय संख्या, तो उस हिसाब से इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रॉस गुणा करना है, यानी कि b का √3 में गुणा किया, देखो √3 गुणा b ये आया। उसके बाद बराबर, और ये a। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अपने को वर्ग करना है। तो जैसे ही वर्ग किया तो वर्ग, ये और ये दोनों गुणे में है, तो गुणे में है तो जैसे ही वर्ग लगाते हैं तो वह वर्ग दोनों पर काम करता है, यानी इस पे भी काम करेगा और इस पे भी काम करेगा। तो इस पे भी लग गया √3 के ऊपर भी, और b के ऊपर भी वर्ग लग गया। बराबर की जगह बराबर, a के ऊपर भी वर्ग लग गया। तो ये वर्ग हो गया। अब वर्ग करने के बाद में हमने, अब अगली स्टेप क्या आएगी कि करणी 3 जो लिखा है यहाँ, ये करणी 3 लिखा है, इसके ऊपर घात कितनी है, 2 है। तो करणी 3 के ऊपर घात 2 है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस करणी से ये करणी से 2 कट जाएगा और फिर क्या बचेगा, 3। यह आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, बेसिक चीज है। इसमें क्या होता है कि करणी 3 जो होता है उसके ऊपर वर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है कि करणी 3 को कितनी बार लिखना है, अपने को 2 बार लिखना है। और करणी 3 को 2 बार लिखने का मतलब क्या है कि ये भी वर्गमूल है और ये भी वर्गमूल है,
तो जब एक जैसा वर्गमूल होता है तो दोनों संख्याओं को एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं, और क्योंकि जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकलेगा तो 3 आया, इसलिए हम इस चीज को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यूँ समझते हैं कि ये वर्ग से करणी कट गई या फिर वर्गमूल कट गया और 3 बच गया, तो इसलिए अपन डायरेक्ट ही पहले निर्णय ले लेते हैं कि यहाँ पर 3 आएगा। तो ये 3 आ गया। उसके बाद में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसको अपने को समीकरण नंबर 1 दे देना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और एक समीकरण आ चुकी है। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख देंगे और बराबर की जगह बराबर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और 3 जो है वो ए स्क्वायर के बट्टे में आ गया है। चूंकि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहाँ अपने को क्या पता चल रहा है कि इसमें इसका भाग लगा रहे हैं तो कुछ आ रहा है। देखो, इसमें इसका भाग लगा रहे हैं तो कुछ आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, और ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसका अर्थ है, मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी कि जब कोई अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यानी कि ए स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। यह मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दिया है। तो अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप पार्ट 1 देख के आएँ, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रमेय से क्या पता चल गया, ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने को इसको अपन समीकरण ए नाम दे देते हैं ताकि ये अपने आगे काम में आने वाला है। उसके बाद में अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर हम एक को 3c मान लेंगे। जो ए है ना, इसको 3c के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। a बराबर 3c का मान समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर जो 3c आया है उसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जो है उसमें अपन क्या रखेंगे, 3c। तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ 3c लिखेंगे। तो 3 की जगह 3b स्क्वायर देगा, 3b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या लिखेंगे, 3c। तो ये a की जगह लिख दिया 3c, और इसके ऊपर घात 2 है तो ये 2 लग गई। फिर क्या करेंगे, 3 की जगह 3, बी स्क्वायर बराबर, और इसका वर्ग होगा, क्या होगा, 3 तिया 9 और सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो 3 और 9 कट रहे हैं, मतलब इनका भाग लग रहा है, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 गुना बी स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर है बराबर, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 की जगह 3 और सी स्क्वायर। तो देखो फिर अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये बी स्क्वायर है, उसके बटे में यहाँ पर 3 आ गया और आगे क्या बचा हुआ है, सी स्क्वायर। तो फिर वही बात आ गई है कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो अब अपन क्या करेंगे, अगर बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यदि किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी, ये हम प्रमेय से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, इस पॉइंट के आधार पे अपन क्या लिख सकते हैं कि बी भी 3 से विभाजित होगा। जिस तरह से यहाँ आया था ना, ए भी 3 से विभाजित होगा, ठीक वैसा ही यहाँ पे आएगा, बी भी 3 से विभाजित होगा। तो अपने लिए ये ए पॉइंट और बी पॉइंट मददगार होगा इस चीज को सिद्ध करने के लिए। तो देखो क्या परिणाम प्राप्त हुआ हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ कथन ए व कथन बी से। इस कथन से और इस कथन से क्या परिणाम प्राप्त हुआ, कथन ए व बी से हमें ये परिणाम प्राप्त होता है कि ए व बी दोनों 3 से विभाजित होती है। देखो अगर ए व बी दोनों 3 से विभाजित होती है, जबकि हमने यहाँ पर क्या बात लिखी थी कि ए व बी केवल 1 से विभाजित होती है, यानी ए व बी केवल सहभाज्य संख्या है। परंतु यहाँ पर तो हमें परिणाम क्या प्राप्त हो गया कि वह 3 से भी विभाजित होती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हम गलत परिणाम पर पहुंच गए हैं, जबकि हमने माना था कि ए व बी तो सहभाज्य संख्या है, या माना था ना कि सहभाज्य संख्या है, अतः विरोधाभास होता है, यानी कि हमें विरोध हुआ है। यहाँ पर परिणाम के रूप में हमें विरोध प्राप्त हुआ, ठीक है, तो विरोधाभास होता है, इसलिए करणीय 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात करणीय 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अपन
जब भी ऐसा ऐसा सवाल आता है या फिर ऐसा सिद्ध करने को आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि उसको सिद्ध करो कि वह अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से अपन उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में और देखते हैं कि क्या चीज आती है इसमें। तो अब इसमें जो अगला पॉइंट आने वाला है वह यह रहने वाला है कि अगला जो पॉइंट है इसमें या फिर अगला कॉन्सेप्ट अपन क्या समझेंगे यहाँ पर देखते हैं। इसमें अपन ये देखेंगे इस प्रमेय के बाद में कि कोई अपने को परिमेय संख्या दी हुई रहेगी, एक परिमेय संख्या दी हुई रहेगी और अपने को यह पता लगाना है बिना भाग लगाए कि वह शांत है या अशांत, इस बात का अपने को पता लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई परिमेय संख्या है और अगर उसका पता लगाना है कि वह शांत है या अशांत है, तो एक तो तरीका ये है कि उसको भाग लगाकर निकाला जा सकता है। तो कोई परिमेय संख्या लिखता हूं मैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 1/3, ये एक परिमेय संख्या है। अब 1/3 एक परिमेय संख्या है तो यह शांत दशमलव है या अशांत। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। तो शांत दशमलव का मतलब होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है कि जो संख्या, जैसे उदाहरण के लिए 2 और ये 25 जैसे ये आया तो ये शांत दशमलव है। अगर इसमें और कोई संख्या आगे नहीं आ रही है तो ये शांत दशमलव है। और अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के अंदर क्या होता है कि उसमें जो संख्या में जो दशमलव के बाद जो संख्या आती है वह रिपीट होती रहती है। रिपीट होने का मतलब जैसे 16 16 16 इस तरीके से आती रहती है संख्या। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, आवृत्ति, यानी 1 6 1 6 1 6। तो इस टाइप का जो दशमलव होता है वह आवृत्ति अशांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है, आवृत्ति अशांत दशमलव, क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति अशांत दशमलव। और एक और बताता हूं मैं आपको कि किस टाइप से संख्या आती है, कि उसमें भी अनावृत्ति होती है। यानी कि जैसे कि कोई संख्या है 6 और उसके बाद में 1 3 5 2 1 4 5 और इस तरीके से संख्या चलती रहती है। यानी कि दशमलव के बाद में न तो कोई पैटर्न दिखता है, हर कुछ संख्या आती रहती है और चलता रहता है, आती रहती है चलता रहता है। इस टाइप का जो दशमलव होता है वो होता है अनावृत्ति। अनावृत्ति नाम से ही पता चल रहा है, अनावृत्ति। और अशांत लिखेंगे, अनावृत्ति अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। फर्क समझ में आया होगा आपको। आवृत्ति में क्या होता है कि दशमलव के बाद मतलब आवृत्ति होती रहती है, जैसे 1 6 1 6 1 6, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि 2.435 4 3 5 4 3 5, तो इसमें भी देखो आप 4 3 5 4 3 5 4 3 5। तो इस तरीके से जो आवृत्ति होती है वह तो होता है आवृत्ति अशांत दशमलव। और अगर उसमें आवृत्ति नहीं होती है, यानी कि सेम चीजें वापस रिपीट नहीं होती है, कुछ अलग ही आती रहती है, तो वह क्या होता है, अनावृत्ति अशांत दशमलव। यानी कि इसमें आवृत्ति नहीं हो रही है। और अशांत इसलिए बोला है क्योंकि ये शांत नहीं है, ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो जो रुक जाए, जो शांत हो जाए, दशमलव के बाद जो खत्म हो जाए तो वह तो है शांत दशमलव। और जो खत्म नहीं हो, चलता रहे, वह अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में भी दो तरह के होते हैं, एक में तो आवृत्ति होती रहती है और एक में आवृत्ति नहीं होती, यानी कि जो अनावृत्ति होती है। तो हम पता लगाएंगे 1/3 कौन सा दशमलव है, शांत है या अशांत, इसको अपन पता लगाने वाले हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भाग लगा के देखो, 1/3 को चेक करना है कि यह शांत दशमलव है या अशांत। एक तरीका तो भाग लगा के देखो। तो
सॉरी, ऊपर जो ऊपर वाला अंश होता है वो यहाँ आता है और नीचे वाला हर जो होता है वो भाजक के स्थान पे आता है। भाग लगाएंगे अपन, एक भी बार नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा तो 0 आएगा, 1 में से 0 घटाया 1 आया। यहाँ तक समझ में आया? बेसिक भाग है बिल्कुल। अब क्या करेंगे अपन, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लगाने का अधिकार है। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1 पॉइंट लग रहा है, फिर 0 लगाएंगे। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 पॉइंट लग रहा है, फिर 0 लगाने का अधिकार है। 3 तिया 9। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप बताओ, ये कभी खत्म होने वाला है? ये 3 3 चलता रहेगा, ये 3 3 चलता रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है क्योंकि ये कभी शांत नहीं होगा। और साथ ही इसमें आवृत्ति है या अनावृत्ति है? देखो आवृत्ति है, 3 3 3 एक जैसी चीज आ रही है, पैटर्न बन रहा है, मतलब ये अशांत आवृत्ति दशमलव है। अशांत आवृत्ति दशमलव है। तो ये तो वो तरीका है, बेसिक तरीका की, यानी कि भाग लगा के अपन देख सकते हैं कि कोई संख्या शांत है या अशांत। परंतु हम देखेंगे कि बिना भाग लगाए कैसे पता करें कि कोई संख्या शांत है या अशांत। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, प्रश्न वाली 1.4, प्रश्न वाली यानी कि एक्सरसाइज 1.4, इसमें कुछ सवाल दे रखे हैं, उसमें से अपन 1 या 2 सवाल करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि सवाल कैसे होते हैं। तो जिसमें पहला सवाल है जो लिखा हुआ है, इसमें मेन प्रश्न लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यानी कि इसमें कहा गया है कि आपको विभाजन प्रक्रिया यानी कि भाग लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, और नहीं करते हुए आप बताओ कि यह शांत है या अशांत है। तो सवाल जो पहला आ रहा है वो लिखा हुआ है कि 13/3125, 3125। तो ये जो एक सवाल दे रखा है पहला वाला, तो इसमें 13/3125 लिखा है, परिमेय संख्या दे रखी है, और इस परिमेय संख्या को बताना है कि यह शांत है या अशांत है, और वो भी बिना भाग लगाए। तो कैसे अपन पता करें कि ये शांत है या अशांत? तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो इसका हर लिखा रहता है उसको ध्यान से देखना है और उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हर क्या लिखा हुआ है? 3125। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे इसमें। तो पीछे वाला अंक देखो कि किससे भाग लगाना है। अगर पीछे 5 या 0 आता है तो हमेशा 5 से भाग लगाना है। तो 5 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 6 30, ठीक है। अब 30, तो ये क्या है? 31, इसमें 1 बच रहा है, 1 इधर आ गया, यहाँ हो गया 12, 5 दूना 10, अभी भी इसमें 2 बचा हुआ है, तो 2 इधर आ गया, 5 5 25, ठीक है। फिर देखो इकाई में 5 है, इसका अर्थ है कि 5 से भाग जाएगा, 5 1 कम 5, अभी भी इसमें 1 बचा हुआ, 1 यहाँ आ गया तो 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, अभी इसमें कितना बचा हुआ है? 2, 2 इधर आया तो 25 हो गया, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 2 बचा हुआ इसमें, इधर आया तो 25 बन गया, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 1 कम 5। ये हो गए 3125 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपने को? 3125 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया है। तो 5 बार 5 आया है, 1 2 3 4 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह परिमेय संख्या के जो हल आएगा और उसमें जो उत्तर आएगा वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव? तो उसका पता लगता है यहाँ से। अगर इसके गुणनखंड में या तो 2 के गुणनखंड दिखे या 5 के गुणनखंड नजर आए, या किसी एक कोई भी संख्या जो 2 या 5 है, इनमें से कोई सा भी गुणनखंड आपको नजर आ जाए, अगर इनमें से ही गुणनखंड नजर आते हैं तो हम कहेंगे यह शांत दशमलव है। क्या कहेंगे?
यह शांत दशमलव वाली परिमेयी संख्या है। तो हमने देखा कि यहाँ 5 वाले गुणनखंड हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया में आता है, यानी कि हमने कहा है कि या तो 2 वाले गुणनखंड दिखना चाहिए या 5 वाले, या 2 और 5 दोनों ही दिखते हैं तो भी हम कहेंगे वह शांत दशमलव है। और इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई गुणनखंड यहाँ आ जाता है तो वह जो संख्या होगी वह अशांत दशमलव होगी। तो यहाँ पर हमने एक सवाल देखा है, एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि देखें शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो एक और उदाहरण लेके आपको बताता हूं कि शांत है या अशांत। तो अगला जो सवाल है 64/455, जो सवाल नंबर दे रखा है 3 नंबर पर, 64/455। फिर से वही तरीका, हर पर नजर रखनी है। हर क्या है? 455। अभाज्य गुणनखंड करो, 5 दिख रहा है तो 5 से भाग जाएगा। कितनी बार गया? 5 8 40, 5 निम 45, 5 1 कम 5। फिर किससे जाएगा? 91। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 91 लिखा हुआ आया। तो अब अपने को देखना है कि यह किससे विभाजित होता है। क्या 2 से होगा? नहीं। क्या 3 से होगा? नहीं। क्या 5 से होगा? नहीं। क्या 7 से होगा? देखो ट्राई करते हैं। 7 1 कम 7, फिर 2 बचेगा, 7 से जाएगा इसमें। 7 1 कम 7, अभी भी 2 बचा हुआ है, 2 इधर आ गया, 21, 7 या 21, फिर डायरेक्ट 13 से ही विभाजित होगा। तो 455 के जो अभाज्य गुणनखंड किए वो क्या है? 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 7 और 13। क्या इसमें 2 और 5 नजर आ रहा? क्या इन गुणनखंडों में चेक करो, देखें तो 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड इसमें नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल 5 दिखा, परंतु 2 और 5 के अलावा भी कुछ दिख रहा है क्या? तो 2 5 तो दिख रहा है, 2 5 दिख रहा है और इसमें 7 और 13 भी नजर आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर 2 और 5 के ही आना चाहिए थे तो ही शांत होता, परंतु 2 और 5 के अलावा और भी अभाज्य गुणनखंड नजर आ रहे हैं इसमें। इसका अर्थ है कि यह अशांत दशमलव वाली परिमेयी संख्या होगी। क्या होगी? ये अशांत दशमलव प्राप्त होगा। इसको हल करने पर क्या आने वाला है? अशांत दशमलव आने वाला है। तो यही एक अंतिम टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बिना भाग लगाए अपन ये चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। सीधा तरीका है, जो हर होता है उसके अभाज्य गुणनखंड करो और चेक करो कि क्या 2 और 5 दिख रहे हैं क्या है। अगर 2 और 5 नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल शांत दशमलव होगा, और 2 और 5 के अलावा और दूसरे अभाज्य गुणनखंड नजर आ रहे हैं तो ये तय है कि वह अशांत दशमलव होगा। तो आज की जो क्लास है अब यही खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वास्तविक संख्या का हर एक टॉपिक कोई अछूता नहीं रहा है। सब टॉपिक्स जितने भी थे हमने उनको टच कर लिया है, सबको समझ लिया है। और आज की क्लास यही एंड करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे।